टैक्स मैटर्स होते हैं ना तो वो स्ट्रिक्टली सिविल केसेस में फॉल करते हैं ना ही स्ट्रिक्टली क्रिमिनल केसेस में फॉल करते हैं। तो ना वहां पर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता है ना ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, वो इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं। वहां आपको देखना होता है क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस। तो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने रेसिपिएंट पे कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं डाली है। ये एक जजमेंट एक पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस में आए हैं। लॉ अभी भी वैसा का वैसा ही है। हेलो एवरीवन, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कुछ रेसिपिएंट्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट डिनाई कर दिया क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व थी वहां पर वो जेन्युइन है ये प्रूव नहीं कर पाए। क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस को प्रूव करने में फेल हुए तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन बायर्स को आईटीसी का बेनिफिट डिनाई कर दिया। ऑल्दो ये जजमेंट कर्नाटका वैट एक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन इसका जीएसटी में क्या इम्प्लीकेशन होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केस पहुंचा। एक तरफ परचेज डीलर्स थे जो कह रहे थे कि हम आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि हमारे पास टैक्स इनवॉइस भी है, हमने पेमेंट भी की है और पेमेंट भी वाया बैंकिंग चैनल्स की है, तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, हम उसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं दूसरी तरफ डिपार्टमेंट था जो कह रहा था कि ये परचेज डीलर्स आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि जो इनके रिस्पेक्टिव सेलर्स हैं उनमें से कुछ सेलर्स तो अपना टर्नओवर ही डिनाई कर रहे हैं, कुछ डीरजिस्टर्ड पाए गए हैं, कुछ की रिटर्न्स निल हैं, कुछ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे सिचुएशन में इट लुक्स लाइक ये पेपर ट्रांजैक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां कोई गुड्स की मूवमेंट हुई नहीं है, ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है ही नहीं। तो ऐसे केस में ये परचेज डीलर्स आईटीसी के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं है। डिपार्टमेंट ने यहां पर रिलायंस प्लेस किया कर्नाटका वैट एक्ट के सेक्शन 70 पर, विच क्लियरली स्टिपुलेट्स दैट जो भी आईटीसी क्लेम करेगा बर्डन उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि उसका क्लेम सही है, जेन्युइन है, वो एलिजिबल है। और ये बर्डन डिस्चार्ज करने के लिए सिर्फ ये शो कर देना कि मैंने पेमेंट कर दी है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस आया है, ये सफिशिएंट नहीं है। वहां पर आपको ये प्रूव करना होगा कि देयर हैज बीन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिकॉज इट इज साइन क्वा नॉन टू प्रूव कि देयर हैज बीन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, तभी तो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन ये जो परचेज डीलर्स हैं इन्होंने ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया। उन्होंने जो सेलर्स हैं उनके नेम डिटेल्स नहीं फर्निश किए, जिन व्हीकल से उन गुड्स की डिलीवरी हुई उनकी कोई डिटेल्स फर्निश नहीं करी, डिलीवरी की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स वगैरह होंगी वो नहीं फर्निश करी, फ्रेट चार्जेस पे किए होंगे, कोई बिल टी होगी, कोई टोल पेमेंट के प्रूफ होंगे, कोई धर्म कांटा की स्लिप्स होंगी, ऐसा कुछ उन्होंने फर्निश नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये बर्डन डिस्चार्ज करने में फेल रही है और इसलिए उन्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे केस को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के कंटेंशन से अग्री किया और कहा कि सिर्फ ये कह देना मैं बोनाफाइड बायर हूं सफिशिएंट नहीं है। आपको जो ट्रांजैक्शन है वहां पर वो जेन्युइन है ये प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 70 का जो बर्डन है वो सिर्फ ये कह देने से डिस्चार्ज नहीं होता कि मैंने पेमेंट करी थी, मेरे पास इनवॉइस है। उस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए आपको एक्चुअली प्रूव करना था, वो कुछ डिटेल्स फर्निश करनी थी, जैसे सेलर का नाम, डिटेल्स, व्हीकल की डिटेल्स, जिससे ये प्रूव हो पाता कि ये सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन नहीं है या एक्चुअली माल की डिलीवरी हुई है। और क्योंकि ये परचेज डीलर्स ऐसा करने में फेल रहे तो इन्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अब यहां पर जो ये सेक्शन 70 ऑफ कर्नाटका वैट एक्ट पे रिलायंस प्लेस की गई, ये CGST एक्ट के सेक्शन 155 के इन पैरामिटी है। मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो कर्नाटका वैट एक्ट का सेक्शन 70 और CGST एक्ट का सेक्शन 155 ऑलमोस्ट सिमिलरली वर्डेड है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का अब GST में क्या इंप्लीकेशन होगा, सेक्शन 155 को इंटरप्रेट करने में इस रूलिंग का क्या रोल रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है। आप किसी भी जज के सामने कोई भी केस लेके जाओ तो वहां पर लॉ सिर्फ 10% वर्क करता है, 90% वर्क करता है परसेप्शन। अगर मैं कोई केस लेकर जा रही हूं और लॉ मेरे क्लाइंट के फेवर में है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन अगर मैं जज का परसेप्शन अपने क्लाइंट के फेवर में क्रिएट नहीं कर पाई, मैं ये नहीं शो कर पाई कि मेरा क्लाइंट जेन्युइन है, वो ही हैज कम विद क्लीन हैंड्स, वो फ्रॉड नहीं, वो कोई फ्रॉडस्टर नहीं है, वो एक्चुअली जेन्युइनली अग्रीव्ड है, तो मेरे क्लाइंट के फेवर में जजमेंट आना के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा केस है जहां लॉ पार्टी के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्टी जज को कन्विंस कर पाती है कि वो जेन्युइन है, वो बोनाफाइडी है, वो जेन्युइनली अग्रीव्ड है, अगर वो अपने फेवर में जज का परसेप्शन क्रिएट कर पाती है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि जजमेंट उसके फेवर में आए। बिकॉज लॉ वर्क्स ओनली 10%, 90% of the role is played by the perception you create. इसी लॉजिक को अगर इस जजमेंट में देखें केयरफुली, तो जो उसके इस केस के फैक्ट्स थे, वो जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे उन परचेज डीलर्स के, वो बिल्कुल अगेंस्ट था। जो उनके सेलर्स थे वो टर्नओवर ही डिनाई कर रहे थे, वो डीरजिस्टर्ड थे, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे। और ऐसे केस में वो परचेज डीलर्स सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने तो पेमेंट कर दी, हमारे पास तो इनवॉइस है। ये उनके अगेंस्ट परसेप्शन क्रिएट कर रहा था। और इस फैक्चुअल मैट्रिक्स में ये जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो आगे चलकर GST में भी जब भी कोई केस कोर्ट में जाएगा, अगर वहां पर परसेप्शन रेसिपिएंट के अगेंस्ट क्रिएट होता है, तो लॉ कितना भी आपके फेवर में हो, आपके फेवरेबल डिसीजन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये जो रूलिंग आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये लीगल इंटरप्रिटेशन कम है, ये आई है उस फैक्चुअल मैट्रिक्स को देखते हुए जहां पर डिपार्टमेंट ने उन परचेज डीलर्स के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट कर दिया था। अब बात करते हैं सेक्शन 155 की, जो कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ रेसिपिएंट के ऊपर है, जो ITC क्लेम कर रहा है, कि वो शो करे कि वो उस ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। सेक्शन 16(2) ऑफ CGST एक्ट कुछ कंडीशंस ले डाउन करता है फॉर अवेलिंग ITC। अगर मुझे ITC क्लेम करना है तो मुझे कुछ वो जो कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करना होगा। मेरे पास सप्लाई आई हो, वो सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, मेरे पास इनवॉइस या कोई और डॉक्यूमेंट आया हो, मैंने पेमेंट भी की हो, और मेरे सप्लायर ने एक्चुअली वो सरकार को टैक्स पे कर दिया हो। तो ये जो सेक्शन 155 है, आपको इसको इन आइसोलेशन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको सेक्शन 16(2) के साथ। अगर कोई भी रेसिपिएंट ये शो कर देता है कि उसने सेक्शन 16(2) की कंडीशंस फुलफिल कर दी है, उसके पास सप्लाई आई है, वो सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है,
उसके पास इनवॉइस भी है और उसने पेमेंट भी कर दी है, तो वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब ये भी एक रियलिटी है कि फेक इनवॉइस केसेस एक्चुअली हो रहे हैं और जीएसटी में तो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक बिजनेसमैन क्या करे, एक रेसिपिएंट क्या करे? क्या अपना लाइवलीहुड बंद कर दे, काम ही ना करे? फॉर एग्जाम्पल, कोई रेडी मिक्स कंक्रीट का बिजनेस लेके बैठा है, रेडी मिक्स कंक्रीट जिसमें सीमेंट, रेत, बजरी एक्सेट्रा सब जाते हैं। अब उसे रेत चाहिए, रेत का सप्लाई वो लेता है। अब हम सब जानते हैं कि रेत लीगली तो 1% आती है, 99% आती है इलीगली। सैंड माइनिंग जो 99% इलीगली होती है, सैंड माफिया जो अक्सर न्यूज में रहते हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े इस अफसर पर गाड़ी चला दी, उस अफसर पर गाड़ी चला दी। तो ऐसे केस में जब वो बिल्डर रेत की सप्लाई ले रहा है तो उसे भी पता है वो इलीगली ही माइन हुई है, बट वो क्या करे, बिजनेस बंद कर दे। बजरी वगैरह भी मैक्सिमम इलीगल तरीके से आती है। सिमिलरली कोई मेटल इंडस्ट्री में काम लेके बैठा है, स्पेशली लेड का कोई काम लेके बैठा है। लेड 1% ही और से एक्सट्रैक्ट होता होगा, 99% वो रिफाइन होता है लेड बैटरी से, लेड एसिड बैटरी से, जो हमारे इन्वर्टर में लगती है, गाड़ियों में लगती है। स्क्रैप डीलर उन्हें परचेज करता है, जो परचेसेस कैश में होती है, कोई इनवॉइस में नहीं होती। उसके बाद उससे लेड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब लेड एक्सट्रैक्ट करना भी अपने आप में हाईली पॉल्यूटिंग प्रोसीजर है, तो उसकी परमिशन भी जल्दी से नहीं मिलती। तो वो कहाँ एक्सट्रैक्ट होता है? खेतों में छुप कर, और उसके बाद उसकी सप्लाई की जाती है। और जो लेड की सप्लाई ले रहा है उसे भी पता है वो कितनी जेन्युइन रूट से तो आ नहीं रही है, लेकिन बिजनेस करना है, ट्रेड की मजबूरी है। डिपार्टमेंट को भी, रेवेन्यू को भी ये बातें पता है, ये फैक्ट है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन को लेड चाहिए, वो दिल्ली की गोखले मार्केट में कोई सप्लायर बैठा है, उससे फोन पर बात करता है, जिसे वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ मुझे लेड चाहिए। वो कहता है वो बेच देगा। वो अब पीछे कुछ भी करे, वो लेड कहीं और से प्रोक्योर करे, बिल कहीं और से प्रोक्योर करता है और मुझे लेड की सप्लाई कर देता है। जिससे मैंने बात करी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मेरे पास इनवॉइस भी आया, माल भी आया, मैंने पेमेंट भी कर दी। लेकिन मुझे पता है डिपार्टमेंट कभी ना कभी मुझ पे क्वेश्चन करेगा ही करेगा। तो इसके लिए वो बिजनेसमैन क्या करता है? उन्होंने जहां पर वो डिलीवरी लेते हैं वहां उस गेट के बाहर, उस प्रीमाइस के गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं, जिससे जो ट्रक्स आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो जाए। वो इवन ट्रक ड्राइवर के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, उस दिन का न्यूज़पेपर पकड़ाकर उससे पिक्चर क्लिक करवाते हैं कि ये एविडेंस क्रिएट हो जाए कि ये इस दिन सप्लाई आई थी, माल आया था। जो टोल की पेमेंट होती है उसकी वो रिसिप्ट्स अपने पास रखते हैं। वो रूट भी ट्रैक करते हैं जिस रूट से ट्रक आ रहा होता है, व्हीकल आ रहा होता है। धर्म कांटे की स्लिप्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेकर बिजनेसमैन ने चलना शुरू कर दिया है। अब कल को अगर डिपार्टमेंट उस ट्रांजैक्शन पे कोई सवाल उठाता है, उसकी जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन रेज करता है, तो वो बिजनेसमैन जाके उस प्रॉपर ऑफिसर को वो सारे एविडेंसेस फर्निश कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास एक्चुअली सप्लाई आई है, एंड इट शुड सेटिस्फाई द ऑफिसर कि ये सप्लाई आई है और ये बिजनेसमैन आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का रोल भी यहीं तक है। ये सब शो करने के बाद भी अगर प्रॉपर ऑफिसर वहां पर आपका आईटीसी डिनाई करता है, उस ट्रांजैक्शन को जेन्युइन नहीं मानता है, तो इससे ज्यादा एक रेसिपिएंट की लाइबिलिटी नहीं हो सकती। इससे ज्यादा लाइबिलिटी एक रेसिपिएंट पे फास्टन नहीं की जा सकती। अगर उस बिजनेसमैन ने जाकर ये सब प्रूफ्स दे दिए, ये डिटेल्स फर्निश कर दी, तो उसने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ मोर देन सफिशिएंटली डिस्चार्ज कर दिया है।
कोर्ट की रूलिंग में परचेज डीलर्स ने ये इस तरह की कोई डिटेल्स फर्निश नहीं की थी, इसलिए उनका क्रेडिट डिनाई हुआ था। आज अगर कोई रेसिपिएंट ऐसी कोई डिटेल्स फर्निश कर देता है विच शोज दैट देयर हैज बीन एन एक्चुअल सप्लाई, मैंने बैंकिंग चैनल से पेमेंट की थी, कोई पैसा रीरूट भी नहीं हुआ है मेरे पास, कोई देयर इज नो कैशबैक, डिपार्टमेंट कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट भी नहीं दिखा पा रहा है, मैंने आगे डिलीवरी करी है उसके एविडेंसेस हैं, मैंने कोई वैल्यू एडिशन करके आगे सप्लाई करी है, मेरा कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट का कोई एविडेंस नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो दिस प्रूव्स, दिस डिस्चार्जेस मी ऑफ एनी बर्डन टू प्रूव एनी फर्दर कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं। इसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है, ये क्लेम करेक्ट नहीं है, तो बर्डन डिपार्टमेंट पे शिफ्ट हो जाता है। अब ओनर्स डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि क्यों मैं एलिजिबल नहीं हूं इस आईटीसी के लिए। कोई भी केस जब कोर्ट में जाता है तो जज ही कैसे डिसाइड करता है कि किसके फेवर में जजमेंट देनी है। अगर सिविल केसेस हैं तो वहां पर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, मतलब सिविल मैटर्स में जज वहां पर एक बैठ जाता है और देखता है कि किसके फेवर में ज्यादा एविडेंस है। अगर एक तराजू को इमेजिन करें, एक वेइंग स्केल को इमेजिन करें, तो किसकी फेवर में वो ज्यादा टिल्टेड है, और जिसकी भी फेवर में वो ज्यादा टिल्टेड होता है एक सिविल जज उस पार्टी की फेवर में जजमेंट दे देता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जजमेंट नहीं आती। अगर कोर्ट के सामने एक केस है कि इस आदमी ने मर्डर किया है, तो वहां पर जज को ये देखना होता है कि ये इस आदमी ने मर्डर किया है, ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो रही है कि नहीं। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब एक रीजनेबल आदमी के मन में कोई डाउट ना रहे कि इस आदमी ने मर्डर किया है कि नहीं किया। बियॉन्ड ऑल डाउट तो वहां पर भी नहीं है, क्योंकि वो तो कभी प्रूफ हो ही नहीं सकता। अगर इतना प्रूव हो जाता है रीजनेबल कि देयर इज नो रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव हो गया है, कोई रीजनेबल आदमी अब इस बात पे डाउट नहीं करेगा, उस बेसिस पर क्रिमिनल केसेस में जजमेंट दी जाती है। लेकिन टैक्स मैटर्स में क्या? टैक्स मैटर्स में सिविल केसेस वाला प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देखोगे या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट देखोगे? ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसे आप किस कैटेगरी में लेकर जाओगे? जब तक हम इन बेसिक बट इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं उठाएंगे, हम कभी भी सही सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, सही लीगल इंटरप्रिटेशंस पर नहीं पहुंच पाएंगे। इंडियन लीगल जूरिस्प्रूडेंस में इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आए हैं, लेकिन अगर हम यूएस और यूके के लीगल जूरिस्प्रूडेंस को उठाएंगे, वहां की जजमेंट्स को देखेंगे, तो हमें इसका आंसर मिलेगा। जो टैक्स मैटर्स होते हैं, ना तो वो स्ट्रिक्टली सिविल केसेस में फॉल करते हैं, ना ही स्ट्रिक्टली क्रिमिनल केसेस में फॉल करते हैं, तो ना वहां पर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता है, ना ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का। वो इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं। वहां आपको देखना होता है क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस। अगर रेसिपिएंट ने जाकर कह दिया कि मैं इस आईटीसी के लिए एलिजिबल हूं, और उसके लिए वो रेलेवेंट मटेरियल फर्निश कर देता है कि उसके पास माल आया है, बिल भी आया है, उसने पेमेंट भी करी है, उसके बाद अगर डिपार्टमेंट उसको डिनाई करता है, उसके क्लेम को क्वेश्चन करता है, तो डिपार्टमेंट को कुछ क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस प्रोड्यूस करने होंगे, फर्निश करने होंगे टू डिस्प्यूट हिज क्लेम। क्योंकि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक पेंडुलम की तरह होता है, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। माना कि सेक्शन 155 रेसिपिएंट के ऊपर उसने बर्डन ऑफ प्रूफ डाला है, ओनस उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि उसका क्लेम करेक्ट है, वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जैसे ही वो बायर ये दिखा देता है
कि उसके पास सप्लाई आई है, उसने उसके लिए डिलीवरी चालान दिखा दिया, धर्म कांटा स्लिप्स दिखा दी, उसने वो पिक्चर्स दिखा दी, कैमरा रिकॉर्डिंग्स दिखा दी, उसने जो रूट मैप किया था वो दिखा दिया, उसने जिस सेलर से बात की थी उसकी डिटेल्स दिखा दी, उसका नाम बता दिया, उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि मैंने इस सेलर से बात की थी, तो वो अपना बर्डन सफिशिएंटली डिस्चार्ज कर चुका है। अब वो पेंडुलम जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब ओनस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है। बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट कहता है ये डमी सप्लायर है, ये फेक सप्लायर है, इसने कोई सप्लाई नहीं करी। तो अगर वहां पर रेसिपिएंट ये शो कर सके कि मुझे इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, मैंने तो वो उस गोखले मार्केट में बैठे आदमी से जो गद्दी पर बैठा है उससे बात की थी, मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मेरी बातचीत उससे हुई थी, और जो बिल आया था वो उस फर्म के नाम पर आया था जो उस समय जीएसटी में रजिस्टर्ड थी और मैंने पेमेंट कर दी थी। तो अब ओनर्स डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि यहां पर कोई सप्लाई नहीं हुई। एज लॉन्ग एज एक बायर अपने पीछे वाले सप्लायर को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, जहां से इनवॉइस आ रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो फर्म, और वो पेमेंट बैंकिंग चैनल से कर रहा है, और उसके पास उसने बाकी प्रूफ्स भी रखे हुए हैं कि एक्चुअल सप्लाई हुई थी, तो वो बेझिझक आईटीसी क्लेम कर सकता है। ये सब एविडेंसेस मोर देन सफिशिएंट है सेक्शन 155 के बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए। तो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने रेसिपिएंट पे कोई एडिशनल लाइबिलिटी नहीं डाली है। ये एक जजमेंट एक पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस में आए हैं। लॉ अभी भी वैसा का वैसा ही है। आप सेक्शन 155 को सेक्शन 16(2) के कंजंक्शन में ही पढ़ोगे, और एज लॉन्ग एज आप बोनाफाइडी रेसिपिएंट हो, अगर आप हैंड इन ग्लव्स हो सप्लायर के, आप कनाइवेंस में हो, आप उस फ्रॉड का पार्ट एंड पार्सल हो, तब तो कुछ नहीं हो सकता, फ्रॉड नलिफाइज एवरीथिंग। बट एज लॉन्ग एज यू आर अ बोनाफाइडी रेसिपिएंट और आपके पास ये सब मटीरियल है टू शो कि देयर हैज बीन एन एक्चुअल सप्लाई, सो यू कैन डेफिनेटली क्लेम योर आईटीसी। तो आपके आईटीसी क्लेम करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो ये रेसिपिएंट है वो बोनाफाइडी रेसिपिएंट है या नहीं। ये जजमेंट दिल्ली वैट एक्ट के केस में आई थी, जहां ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट डीलर्स में डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ उस पार्टी पर लाइबिलिटी फास्टन करता है जो फ्रॉड का पार्ट है। ऑनेस्ट और जेन्युइन पार्टी पर लॉ कोई लाइबिलिटी फास्टन नहीं करता। तो जैसे ही परचेजिंग डीलर वैट C4 का फॉर्म दिखा देता है, वो ये शो कर देता है देयर हैज बीन अ डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है। इससे ज्यादा उसकी कोई लाइबिलिटी हो नहीं सकती, कंसीडरिंग उससे ज्यादा वो कुछ प्रूव कर नहीं सकता, और इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए आप उसे फोर्स कर नहीं सकते। लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबलियम। तो अगर सेलर वैट में रजिस्टर्ड है, उसने इनवॉइस इशू किया है, परचेजर ने पेमेंट कर दी है, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स द टैक्स कॉम्पोनेंट, तो और वो ये सब प्रूव कर देता है, तो उसने अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया है। और अनलेस एंड अनटिल डिपार्टमेंट ये शो कर सके कि वो परचेजिंग डीलर इज हैंड इन ग्लव्स विद द सप्लायर, वो फ्रॉड की पार्टी है, उस पे कोई लाइबिलिटी फास्टन नहीं की जा सकती। और ये जजमेंट इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस जरूर की थी, लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं की है। वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि इस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में सेक्शन 70 ऑफ कर्नाटका वैट एक्ट डिस्कस नहीं हुआ था, दैट्स इट। सो इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, दिस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट स्टैंड स्टिल, दिस इज स्टिल अ गुड लॉ। सो ऑल इन ऑल एक बोनाफाइडी बायर को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो
जब भी कोई ट्रांजैक्शन करे, किसी भी सप्लायर से डील कर रहा हो, तो वो उस सप्लायर को आइडेंटिफाई कर ले। सिर्फ वो जिससे उसका जो पीछे वाला सप्लायर है उस तक को, बस उससे वहीं तक देखना है। अगर वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसे पहचान लेता है कि वो कौन है, जो बिल आ रहा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म से आ रहा है, वो जीटीए, बिल्टी, धर्म काटा स्लिप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स वगैरह अगर अपनी क्लिक करके रखता है, ये एविडेंस संभाल के रखता है, तो जरूरत पड़ने पर वो उसके काम आ सकते हैं। ही विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन और वो बहुत इजीली अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you next time in another video. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.